मैं गया हूँ पूरी दुनिया में, ठीक है, ये सबसे मासूम कौम है, ये बेहतरीन कौम है, इनको सिस्टम नहीं किसी ने दिया आज तक। जब अंग्रेज़ ने यहाँ 100 साल हम पे हुक्मरानी की, उसने दो चीज़ें नहीं होने दी। एक उसने एजुकेशन, ठीक है, और गुर्बत को ख़त्म नहीं होने दिया उसने, विजन लेकर जब आप ठीक है। आए काम करने के जी लिए, जी। तो आपको स्टेट ने या यहाँ के जो इदारे थे, उन्होंने आपको कोई सपोर्ट किया? अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में आपके सामने हम लेके आ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने कराची की रियल एस्टेट का एक नक्शा बदल दिया है। ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो एक ऐसा मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगले 15 से 20 साल के अंदर पूरे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है और जो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी है और जो आपकी सोच है, जो आपका मुस्तकबिल है, उस सब चीज़ों को वो बदलने का अज़म रखते हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कमांडर बिल्डर्स के ऑनर कमांडर जाकिर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, रियल एस्टेट पे बात करने से पहले और कमांडर बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स पे बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को थोड़ा आपके हिस्ट्री के बारे में मालूम हो कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज। आपकी स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक सिपाही का बेटा हूँ। माशाल्लाह। तो वालिद साहब मेरे नेवी में थे। तो जब वो रिटायर हुए, मैं असल में पैदा उस वक्त हुआ जब वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद की अच्छा अच्छा पैदाइश हूँ मैं। अच्छा। तो उस वक्त वो यहाँ कराची से मूव करके इंटीरियर सिंध चले गए थे, और वहाँ उनको जो फ़ौज में जब आप अच्छी सर्विस देते हो तो एज अ रिवॉर्ड आपको कुछ लैंड मिला करती बिल्कुल। थी। आजकल तो ये खैर कम हो गया है बहुत, लेकिन उस वक्त ज़्यादा मिला करती ज़राई थी। ज़मीन की बात कर जी रहे हैं जी, हम। ज़रूरी ज़मीन। ठीक है। तो उनको भी ज़रूरी ज़मीन मिल गई, और उन्होंने फिर फैसला किया कि मैं इस ज़मीन को आबाद करूँगा ठीक और है। इसी को अपना प्रोफेशन बना लूँगा, और जो उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं पे जो नियरेस्ट सिटी हमारा बनता था वो रोड़ी सक्खर, ये शहर हैं, ये नियरेस्ट थे, क्योंकि पन्नो आकिल के जी। करीब ज़मीनें थी। तो अब चूँकि बड़े भाई कॉलेजेस में पढ़ते थे तो उनको सक्खर सूट करता सही। था। उस वक्त तक पन्नू का कैंट बन चुका था? नहीं नहीं, पन्नो अच्छा। आकिल कैंप तो खैर बहुत बहुत बाद बाद की में बना बनी है। है। सही। तो वो फिर हमने वो इंटीरियर सिंध में ही सारा टाइम, मेरा बचपन सारा वही गुजरा। गवर्नमेंट हाई स्कूल रोडी से मैंने मैट्रिक किया, और मैट्रिक के बाद फिर मैं कैडेट कॉलेज आ गया, पाकिस्तान नेवी जूनियर अच्छा। कैडेट कॉलेज। ओके। वहाँ से मेरी सिलेक्शन एंड कैडेट हो गई। शौक़ ज़ाहिर है बड़ा था, क्योंकि वालिद नेवी में थे, फिर बड़े भाई भी नेवी में आ गए थे। उन्होंने कमीशन शायद 76 पे लिया, और 79 में मैंने मैट्रिक की, और 80 में मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। 28 साल मैंने जॉब की। अच्छा, माशाल्लाह। 2007 में मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली, और फिर मैंने एक अज़्म किया कि इस मुल्क के लिए कुछ बेहतर काम में, उससे बेहतर जो पहले कर रहा था मैं सर, करूँ। थोड़ा नेवी की लाइफ के बारे में बताएं कि वो आपकी ज़िंदगी में आप समझते हैं क्या किरदार है उस इदारे का आपकी लाइफ को बदलने में? देखिए, नेवी ने बहुत कुछ दिया। कैडेट कॉलेज एकेडमी ने बहुत कुछ दिया, डिसिप्लिन दिया। जो ग्रूमिंग बेसिक हमारी हुई वो वहीं पे हुई। हमें अखलाकियात, किरदार साजी, लीडरशिप, ये सब कुछ वहीं से मिला, ठीक है। तो जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर टैलेंट बाहर बाहर निकलता निकलता है, है। ठीक है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने सर्व भी किया। प्रमोशंस भी टाइम पे होती गई, और कमांडर तक जो है वो रैंक लिया, और वहाँ पे फिर सोचा कि नहीं, अब कुछ इससे बेहतर करना है। करना है। सर, तो कमांडर फिर आर्मी के किस रैंक के इक्वल होता है? लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्वल जी, होता तो है। क्लास फेलो मेरे अभी एडमिरल हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। माशाल्लाह। तो कुछ रिटायर हो रहे तो हैं आपकी अब। सारी सर्विंग जो है वो कराची में रही? नहीं, मैं इस्लामाबाद भी रहा हूँ 2 अच्छा। साल। लाहौर में मैंने स्टाफ कॉलेज किया ग्रेजुएशन, पंजाब यूनिवर्सिटी से। एक ग्रेजुएशन मेरा कराची यूनिवर्सिटी से है, एकेडमी से। तो इस तरह से जो है वो फ़ौज का जो 2007 से टाइम आपने था मतलब। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। था वो। और फिर कमांड भी की, अच्छा, शिप भी ज़बरदस्त। कमांड किया, समुंदर में भी 15 साल के करीब समुंदर में ज़बरदस्त। गुजारे, दुनिया फिरे, कई मुल्कों में माशाल्लाह। गए, माशाल्लाह। कई नेशंस को देखा, ठीक है। और वहाँ से बहुत कुछ सीखा। एक्सपोजर मिला जी आपको जी, बहुत ज़्यादा। एक्सपोजर मिला, और बिल्कुल। बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली इंग्लैंड में वहाँ पे 6 महीने एक ट्रेनिंग थी हमारी 92 में।
तो फिर अंग्रेज़ के बारे में बड़ा नेगेटिव सा इमेज होता था यहाँ पे जब, बिल्कुल। क्योंकि कि उन्होंने ग़ुलाम बना के रखा तो ये लेकिन उधर जब अपने 6 महीने उनके साथ गुजारे, उनके साथ मिल के रहे, तो उनको बिल्कुल मुख्तलिफ पाया अच्छा, कि वो हर बुरी चीज़ यहाँ छोड़ के हर अच्छी चीज़ उन्होंने चली वहाँ गई। इम्प्लीमेंट बिल्कुल कर ऐसे। ली अपने मुल्क में। बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो अभी हम आगे जो मैं बस्तियाँ बना रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इंस्पायर हो के वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। Especially- जब आप रिटायर हुए आर्मी से, तो आपने नेवी से रिटायर होने के बाद आपने डायरेक्टली रियल एस्टेट में आए, या उससे पहले आपने किसी और बिजनेस की तरफ अपना? देखिए, मैं सबसे पहले जब अपने सोचा, मैंने या मेरी मिसेज़ ने मिल के कि इस मुल्क के लिए क्या अच्छा किया जाए, तो फिर हमने देखा कि करैक्टर बिल्डिंग नहीं है, ज़बरदस्त। ठीक है, तालीम तो है, तरबियत नहीं है। तो हमने उस वक्त ये सोचा कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे जहाँ पे हम करैक्टर्स बिल्ड करेंगे और इसका दायरा-ए-कार पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। आज नहीं तो हो सकता है 20-25 साल के बाद ये हमारे उसका मरने फल से मिलना पहले शुरू शायद जी। कुछ ऐसे लोग उन इदारों से निकल आएँ जो वाकई ऑनेस्ट हों, जो दयानतदार हों, जो अखलाकियात में बहुत ऊँचे हों। तो वो हमने स्टार्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से किया 99 में। 99 में? जी जी, ओके। जो मेरी मिसेज़ ने पूरा उसमें बहुत जान मारी और उसमें मैंने भी जो मैं कर सकता था, जो मैं आइडियाज़, थिंक टैंक मैं था, सही है। ठीक है ना। तो थिंक टैंक मैं था और इम्प्लीमेंट वो करती थी। ज़बरदस्त। तो हमने मिल के फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया। जब 2007 में मैं रिटायर हुआ तो वो बहुत ग्रूम कर चुका था, तो मैं डायरेक्ट फिर उस वहाँ जाके बैठ गया सही। एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ मुझे बहुत मज़ा आया बच्चों को ग्रूम करके, और यही वो टाइम था जब मैंने विजन 2040 एक बनाया कि नहीं, कोई ऐसा विजन मैं बनाऊं इससे बढ़ के कोई काम हो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुझे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता था कि हम बच्चों को अखलाकियात सिखा रहे हैं, हम किरदार साजी पे जा रहे हैं, लेकिन बच्चा जब 2 बजे के बाद घर जाता था तो फिर वही मुआशरा, बिल्कुल। वही माँ गली बाप, मोहल्ला, बहुत सारे वही सब कुछ। एजुकेटेड नहीं बिल्कुल। थे, तो वो लैंग्वेज जो वो सीखता था गली मोहल्ले से, वहाँ की दुकानों से, तो वो माहौल की वजह से हमारा उस पर कंट्रोल नहीं था, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो काफ़ी साल जब हमने देखा कि नहीं, ये हम इन लोगों को नहीं ग्रूम कर सकते, हम स्कूल से बाहर के लोगों को कैसे ग्रूम करें, वो हमें समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा नहीं, हम ऐसी बस्तियां क्यों ना बनाएं जिसमें लोगों पे भी कंट्रोल हमारा हो, ज़बरदस्त। ठीक है, बिल्कुल सही। ताकि ये प्रॉब्लम ख़त्म हो प्रॉब्लम जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। तो उस पे फिर हमने एक विज़न बनाया और उस विज़न को फिर 2019 में सही मानों में हमने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। और पहली बस्ती की इब्तदा की, जिसको अपने नाम कमाल सिटी का दिया कि ये एक बस्ती होगी, एक मॉडल से हमने इब्तदा की और 2025 में इस मॉडल को कंप्लीट होना है। असल में 3 फेजेस बनाए इस विजन के। एक विजन 2025, ठीक है, कि 2025 तक क्या होना है। तो 2025 तक जो है हमने 5000 घर किसी एक चार दीवारी के अंदर बना के 25,000 लोगों को वहाँ शिफ्ट करके उनको ग्रूम करना, ये हमारा पहला फेज़ था और ये सबसे मुश्किल फेज़ सर, था। 5000 घर बहुत मुश्किल काम नहीं है? सबसे मुश्किल था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे लास्ट टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने 50,000 घरों का वादा किया था और शायद उसमें से उसका 10% भी डिलीवर नहीं कर सकी स्टेट। ये मतलब सबसे मुश्किल फेज़। अच्छा, मुश्किल फेज़ उस वक्त के जब आपके पास वसाइल भी नहीं हो, हाँ। फिर आप में उतरी स्ट्रेंथ में उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि ज़ाहिर है जो आपके जो कंपटीशन में लोग होते हैं, अगर वो स्ट्रांग हैं तो लेग पुलिंग तो बहुत ज़्यादा है ना इस मुल्क में, ठीक है। फिर वो ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जिनको अगर आप वीक हैं तो आप शायद उनको नहीं बर्दाश्त कर सकते और आपका बिजनेस डाउन चला जाता है। तो एक कमज़ोर, फाइनेंशियली कमज़ोर इंसान अगर एक इरादा करता है कि नहीं, मैं अगले चंद सालों में 2025 तक एक सोसाइटी बना के उसमें 5000 घरों को आबाद कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ा था टास्क। अच्छा, फिर विजन 2030 ये था कि उस मॉडल को फिर पूरे पाकिस्तान में फैलाना अगले 5 सालों में, जिसमें 10 बड़े शहर जो पाकिस्तान के हैं उसमें उस मॉडल को कॉपी करना। ये विजन 2030 है हमारा, और 30 से 40 इसकी एक्सपेंशन है।
अप टू 1 मिलियन हाउसेस, ताकि हम 50 लाख लोगों को एक जगह ला के उनको इतना ग्रूम कर दें और इकोनॉमिकली उनको इतनी स्ट्रेंथ दे दें कि वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करें। ओके, ये है असल में विजन 2040। तो अब इसमें सबसे मुश्किल, चूँकि इसका फर्स्ट पार्ट था जिसको अफेक्ट किया कोरोना ने, तकरीबन 1 साल हम डिस्टर्ब रहे कोरोना की वजह से, कि जब बंद हो गई इंडस्ट्री, बंद हो गई, काम रुक गए, बहुत सारे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो कोरोना से डेथ हो गई, ठीक है। तो उससे हमें 1 साल जो है इसमें फ़र्क पड़ा, लेकिन अब हम 25 नहीं तो 26 तक इंशाअल्लाह हम अपना टारगेट इसलिए अचीव करता हुआ हम देख रहे हैं कि 2500 घर हमारे बुक हो चुके हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। तो मतलब आधा जो हमारा टारगेट था, अभी हम 2023 के स्टार्ट में हैं, हमारे पास 23, 24, 25, 26 4 साल हैं। सही। और 1000 घर इंशाल्लाह इसी साल दिसंबर तक हम लोगों को दे देंगे। 350 हमने दे दिए हैं, इस वक्त फैमिलीज़ रह रही हैं वहाँ पे। 1000 अगर हमने 2023 में दे दिए तो बहुत आसानी से हम 2025-26 तक अपना टारगेट 5000 घरों का कंप्लीट कर लेंगे। अब ये घर नहीं हैं, ये है एक सिस्टम ऑफ लिविंग। सही। कि लोग तो आ गए, वो तो आज भी वहाँ 1000 से ज़्यादा आबादी है, 350 घर हैं, स्कूल है, 450 बच्चे उसमें आज। ठीक है, ये अभी चल रहा है, मतलब अभी इस operational वक्त है? जो इस वक्त वहाँ पे हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमने अपनी गाड़ियाँ शटल सर्विस शारा फैसल तक दी हुई है, पानी, बिजली, गैस सारा अपना सिस्टम है। और बेहतरीन स्पोर्ट्स के एरियाज़ हैं वहाँ पे, बेहतरीन वहाँ पे इन्वायरमेंट है, बेहतरीन सिक्योरिटी है, सेफ़ है वो। ठीक है, क्योंकि जो बेज़ाब्तियाँ हमने इस मुल्क में देखी, हमने ये इरादा किया कि इन बेज़ाब्तियों को हम सिटी के अंदर नहीं होने देंगे। जब भी ये कौम बनेगी, जब भी देखिए आप स्ट्रेस अगर नहीं रिमूव करेंगे, स्ट्रेस के साथ आप कभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते। जब पता है घर का चूल्हा बंद होने वाला है, कैसे मतलब तो आप जब स्ट्रेस ख़त्म होती है, जब फ़िक्र ख़त्म होती है, ठीक है। जब हमने यूरोप में देखा, जब बेरोज़गार अलाउंस उन्होंने शुरू किया ना नौजवानों के लिए, कि जिनको काम नहीं उनको अलाउंस दे, तो लोगों ने बड़ा एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी आप तो निकम्मा बना देंगे इनको। लेकिन उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए वो क्या हुए कि जराइम कम हो गए, कम हो जाएंगे। वो जो छीन के और पिस्तौल लेके गन पॉइंट पे छीन के खाता था, अब उसको गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो जो बेसिक नीड्स हैं, जो कि आपका जो एक राइट होता है किसी भी स्टेट में, जब आप होते हैं, क्योंकि स्टेट टैक्सेस लेती है, स्टेट ने एक निज़ाम देना है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, कुछ कोई नहीं अच्छा पढ़ सका, कोई जिस्मानी तौर पे माजूर है, कोई बेवा है, एकदम से डेथ हो गई, यतीम बच्चे हैं, उनकी कफालत है, इस पूरा एक निज़ाम गवर्नमेंट ने देना होता है। तो वो निज़ाम जो है वो हमने सिटी के अंदर दिया। वहाँ पे हम यतीमों की कफालत भी कर रहे हैं, हम यतीम बेवाओं को 5% घर हम उनको दे रहे हैं, माजूर लोगों को और बेवाओं को फ्री दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। फिर वहाँ पे हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे एक बेहतरीन सिस्टम ऑफ लिविंग हम लेके आ रहे हैं। अब जब इकनॉमिक खुशहाली होगी तो जराइम खुद ख़त्म हो जाएगा। जुर्म क्यों होता है? जुर्म होता है जब एक तो आपके जो गवर्नमेंट इदारे हैं जब वो करप्ट होते हैं तो जराइम होते हैं, क्योंकि हर जगह इदारा साथ मिलता है। मतलब अगर एसएचओ ईमानदार हो तो कैसे हो सकता है कि वारदातें हर गली में वारदात हो रही है, हर जगह मोबाइल छिल रहा है, मतलब ऐसा क्यों कमांडर सिटी में क्यों नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो दुबई में जाते हैं लोग, यही लोग, यही मजदूर, यही सब, तो वहाँ डिसिप्लिन में क्यों आ जाते हैं? सिस्टम मिल जाता है। इसका मतलब सिस्टम मैटर्स, सिस्टम मैटर्स। लोगों को हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये दुनिया की बेहतरीन कौम है पाकिस्तानी, मैं गया हूँ पूरी दुनिया में, ठीक है, ये सबसे मासूम कौम है, ये बेहतरीन कौम है। इनको सिस्टम नहीं किसी ने दिया आज तक। देखिए इतना खूबसूरत मुल्क भी दुनिया में बहुत कम है। मैं 50 मुल्कों में गया हूँ, ठीक है, जहाँ आपको हर वक्त हर मौसम मिले। ऐसा ही है, ठीक है, आप जून जुलाई में जाके बर्फ़ में एंजॉय करें, ठीक है, ये ऐसा मुल्क है हमारा। ठीक है, कि आपको हर मौसम हर वक्त मुयस्सर है। ठीक है, आपके पास रेगिस्तान है, आपके पास सहरा देखें कितने बड़े बड़े, फिर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड देखें कितनी है, जहाँ कितना अनाज आज वो, अभी मैं एक प्रोग्राम से टीवी के आ रहा हूँ,
तो उधर ये जिक्र हो रहा था कि आटा नहीं मिल रहा, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। तो क्या मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा यार नीयतें ख़राब है। ये नहीं है कि मुल्क में आटा नहीं है, ये नहीं है कि मुल्क में ग़िज़ा की किल्लत है, ऐसा नहीं है। यहाँ बदनीयती है, यहाँ बदनीयती है। वो जो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है, वही निज़ाम जो अंग्रेज़ ने यहाँ रखा हुआ था। जब अंग्रेज़ ने यहाँ 100 साल हम पे हुक्मरानी की, उसने दो चीज़ें नहीं होने दी। एक, उसने एजुकेशन, ठीक है, और गुर्बत को ख़त्म नहीं होने दिया। उसने कहा यूनिवर्सिटियाँ सारी बनाई, उसने उधर बनाई, अपने मुल्क में बनाई, एक से एक बढ़ के यूनिवर्सिटी बनाई। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी मुझे बताए अंग्रेज़ ने यहाँ बनाई हो, ठीक है। तो ना उसने कहा इसको पढ़ने देना है कौम को, ना इनकी गुर्बत ख़त्म करनी। हाँ, वडेरों को उसने मुट्ठी में रखा। ये सारे जो बुकटी शुकटी इनको खूब नवाजता, इनको ज़मीनें दी, इनको मुराद दी, इनको डॉलर दी, पाउंड दिए, इनको सब कुछ दिया, इनको खुश रखता था वो, और लोगों को बदहाल। तो 100 साल तक उसने बदहाल रखा, सर नहीं उठाया। विजन लेकर जब आप आए काम करने के लिए, तो आपको स्टेट ने या यहाँ के जो इदारे थे उन्होंने आपको कुछ सपोर्ट किया? देखें, इदारा तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमारे मुल्क का जो मेन मसला क्या है कि निज़ाम न बदले। माफिया क्या है, मतलब ये जो कहते हैं कि खलाई मखलूक, तो ये मतलब क्या है ये? सही, ठीक है, कि इस मुल्क को इस लिमिट से आगे नहीं जाने देना। बस 75 साल हो गए ना, सही। अब 75 साल एक लिमिट से क्रॉस नहीं करने देना किसी तरह से भी। गवर्नमेंट टॉपल कर दो, डिस्टेबलाइज कर दो, फौजी बीच में ले आओ, ठीक है, दूसरों की जंगों में उलझा दो, मतलब ऐसा करो कि ये सर ना उठा सके कौम। क्योंकि इसने सर उठा लिया, इसके अंदर टैलेंट है, इसके पास एटम बम है, ये दुनिया की सुपर पावर बन जाएंगे। बिल्कुल। अगर इन्होंने सर उठा लिया, इनको सर नहीं उठाने दो। और उसमें सिर्फ दो चीज़ों पे काम होना था, गुर्बत और जहालत। बस गुर्बत और जहालत इसको रहने दो, ये कहीं ख़त्म ना हो जाए इस मुल्क से, नहीं तो ये मुल्क तो छा जाएगा दुनिया पे। सही है। तो ये दो जंगें जो मैं लड़ रहा हूँ, मैं गुर्बत और जहालत के ख़िलाफ़ ही तो निकला हूँ ये विजन लेके, कि ये विजन 2040 गुर्बत और जहालत को ख़त्म करेगा। मैं यूनिवर्सिटियों का एक जाल बिछा दूंगा इस मुल्क में, मैं इंडस्ट्रीज़ का जाल बिछा दूंगा। शायद दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप मैं ले आऊँ कमांडर सिटी के अंदर, जो मैंने अभी काम स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अगर गुर्बत और जहालत 2040 तक ख़त्म कर दी और लोगों को इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे ले गया, तो फिर यहाँ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स भी बनेंगे। बिल्कुल। फिर हम स्पेस में भी जा रहे होंगे, ठीक है, सब कुछ हम कर रहे होंगे। हमारे अपने गूगल होगा, हमारा अपने मोबाइल होंगे, हमारी अपनी होगी हर चीज़, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। आज तो एक बुलेट भी F-16 का ना, वो भी पता नहीं कितने डॉलर का आता है, जो हमें खरीदना पड़ता है। हम दूसरों के वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दूसरे के, फिर हम कहते हैं कि नहीं हम कौम बनेंगे, हाथों में कशकोल पकड़ के। हम कौम कैसे बनेंगे? कौम तो बनेंगे जब कशकोल टूटेगा। ये जिस जगह पे माशाल्लाह आपने प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया, आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट आपका गडाप के अंदर है, बकाई के पास, इसके कमांडर इनक्लेव के नाम से। जी जी। और उसके बाद फिर आपने लॉन्च किया कमांडर सिटी। जी। अब कमांडर सिटी, मुझे याद है कि एक तो आपने ट्रेंड ये चेंज किया कि आपने लगातार एक्सपोज करवानी स्टार्ट की। मेरे ख्याल में पहला ही ये एक ट्रेंड होगा, क्योंकि इससे पहले इदारे करवाते थे, कभी आबाद करता था या कोई और करता था। तो फर्स्ट टाइम आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप खड़े हुए और आपने एक्सपोज करवानी शुरू की, जिसका कराची वालों ने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आपका साथ दिया उसके अंदर। तो कमांडर सिटी के बारे में बताइए कि ये जो है इसको, कि ये कितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है और आप इसको अगले 5-10 साल में कहाँ देख रहे हैं मजीद? इससे कोई फेजेस लॉन्च करने का प्लान है आपका? ये मॉडल पे मैंने काम करना था। सबसे पहले मुझे एक मॉडल देना था, क्योंकि जब तक आप, बेशक आप प्लान देते रहे, ख्वाब दिखाते रहे लोगों को, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो मैंने ये किया कि मैंने काम करना शुरू किया। जैसे ही मैंने विजन 2040 लॉन्च किया, मैंने फ़ौरन काम करना शुरू किया। मैंने कहा मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं पहला सस्टेनेबल सिटी बना के दिखाऊं पाकिस्तान में, जो जिसमें 5000 घर और ये 218 एकड़ ज़मीन थी जो मैंने उधार पे ली थी अल्हम्दुलिल्लाह।
आज उससे कई गुना ज़मीनों का मालिक रब ने मुझे बना दिया है, क्योंकि बरकतें आनी शुरू हो गई। जब आप इंसानियत के लिए काम करते हो बरकतें आती है, ये तो रब का इरशाद है कुरान पाक में। और इसी आयत को लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, इसको मैंने मोटो भी बनाया और इसी आयत को हम अपने हर एक्ट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मैंने कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी मैंने कोई नई चीज़ लानी होती है, तो मैं इस आयत को सामने रखता हूँ। ठीक है, इसका मतलब मेरा पूरा विजन इस आयत पे बेस कर रहा है। और फाइनेंस के लिए सूरह बकरा आयत 261 एक और है कि 700 गुना जो रब का वादा है मैं अता करूँगा। तो उधर फिर हम चैरिटी ज़्यादा करते हैं ताकि रब हमें ज़्यादा अता करे। तो ये दो आयतें जब हमने इम्प्लीमेंट की अपने विजन 2040 में, तो बरकतें आने शुरू हो गई। और 2025-26 में हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। अब मॉडल में क्या होना है ये मैं आपको बता दूं। अमेजिंग मॉडल होगा, ये दुनिया में एक ही होगा अपनी नौइयत का, ये पूरी दुनिया में वाहिद मॉडल होगा। जब 2025-26 में मैं आपको इनवाइट करूंगा, पूरे मीडिया को इनवाइट करूंगा कि आके देखें इस बस्ती को कि एक ऐसी बस्ती है। 25,000 लोग इसमें होंगे इंशाल्लाह, 25,000 फैमिलीज, 25,000 फैमिलीज। हर घर से एक बच्चा मैं ले रहा हूँ ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम, और उसको 5 साल में करोड़पति बना रहा हूँ हर बच्चे को, हर यंग बच्चे कोई एजुकेशन क्राइटेरिया है? एजुकेशन मैट्रिक। अच्छा, मैट्रिक, ठीक है, सिर्फ वो मैट्रिक पास होना चाहिए, बेसिक ड्राइंग्स वो पढ़ सके, क्योंकि आगे जितने भी हमारे ये 10 लाख घर हैं ये बच्चे बनाएंगे। ओके, ठीक है, तो इनको 1 महीने की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, और इनको फिर मैं फील्ड में ये घर बनाना सुपरवाइज करते हैं। ओके, ठीक है, एज ए कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और हर घर से इनको तकरीबन 1,00,000-1,50,000 रुपए प्रॉफिट मिलता है। तो हर बच्चे ने 5 साल में 100 घर बनाने हैं तकरीबन। अब 100 घर का प्रॉफिट 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। ठीक है, 30,000 महीना तो उनको देना शुरू कर देता हूँ कि चले इनको कुछ ना कुछ पॉकेट मनी मिले, और 5 साल के बाद वो करोड़पति होंगे, करोड़ प्लस उनकी जेब में होगा, जिससे वो अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर सकेंगे बहुत आसानी के साथ। क्योंकि पहला करोड़ कमाना मुश्किल होता है, जब करोड़ हाथ में आ गया तो आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं इस फील्ड में। ये तो एक तो ये हो रहा है कि जब 2026 में ये बहुत इकोनॉमिकली इनरिच हो जाएंगे यहाँ के बच्चे कमाने से। ठीक है, दूसरा मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा हूँ, और अगले महीने मेरा पहला स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की जो वर्कशॉप है वो ओपन हो रही है। वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। हम टिश्यू पेपर खुद बनाएंगे, हम मोबाइल खुद बनाएंगे, चार्जर खुद बनाएंगे, साबुन खुद बनाएंगे, वॉशिंग पाउडर, ये जितने भी चीज़ें मार्केट में हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन की, वो सारी हम कमांडर सिटी में इंशाल्लाह बनाएंगे 1 बाय 1। तो 10 आइटम से हम स्टार्ट ले रहे हैं अगले महीने। और फिर हर 3 महीने के बाद नई इंडस्ट्रीज लगती जाएगी। ये सब कुछ आपके सोसाइटी के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसमें मैक्सिमम पे हम ये स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक मशीन लगा के दो लोग उस पर काम करेंगे, उससे जो भी मंथली अर्निंग है आधी उनकी, वो शेयर होल्डर, और आधी से एक और मशीन लग जाएगी, मतलब आधी चली गई, उसकी ऑनरशिप भी उसके पास होगी या कोई और आदमी आ जाएगा बीच में? मतलब 50% शेयर होल्डर होगा। ठीक है, 50% शेयर होल्डर इन प्रॉफिट हर शख्स। इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। इसमें ख़वातीन ज़्यादा मैं रखूँगा, क्योंकि ख़वातीन हमारे मुल्क का आधा 52% हैं पॉपुलेशन में, इनको काम करना है। ठीक है, मर्दों ने काम करना है अलग, बच्चों ने अलग काम करना है। कमांडर सिटी के जो ये 5,000 लोग हैं ये कहीं जॉब नहीं करेंगे। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो ये जॉब छोड़ के इंडस्ट्रीज को ओन करेंगे और उनको रन करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इस वक्त तो बहुत सारे लोग में आए, देखें, बैंक में काम कर रहे हैं लोग, दूसरे इदारों में काम कर रहे हैं, सिटी से रोज़ाना सुबह आते हैं, शटल बसेज हैं, थक हार के शाम को वापस जाते हैं। ये नहीं होगा 2026 में। इनकी सारी जॉब्स मैं छुड़वा दूंगा और ये वहाँ बिजनेस करेंगे। स्कूल का हर बच्चा उसने बिजनेस करना है। अब सैटरडे बाज़ार शुरू हो रहा है इसी महीने। अच्छा, हर सैटरडे बाज़ार को हर बच्चे ने 2,000 अर्न करना है, क्लास 5 एंड अबव, वरना वो प्रमोट नहीं होगा अगली क्लास में। कंपलसरी है बिजनेस करना हर बच्चे के लिए। जबरदस्त। तो फिर कैसे हो सकता है कि वो यही चीजें हम दूसरे ममालिक में देखते हैं कि फिनलैंड वाले ये करवा रहे हैं, सिंगापुर में ये हो रहा है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो सिस्टम है ना, इसकी कमी है ना। अगर हम कहें कि नहीं वो टैलेंट नहीं है लोगों में, ये तो नहीं है, टैलेंट तो है ना, फिर क्यों आज दुनिया में
जो है वो सारे छाए हुए हैं। आपको अच्छे डॉक्टर अमेरिका में चले जाएं, बिल्कुल पाकिस्तानी मिलेंगे। आप आयरलैंड में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, उनके बड़े हॉस्पिटल में जाएं, आपको इंडियन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एक से एक ब्रेन मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट की हमने कदर नहीं की, हमने उस टैलेंट को संभाला नहीं। हमने वो बिजनेस, आज हमारा नौजवान डिग्री लेके फिर रहा है, भाई स्किल नहीं दिया उसको। बिल्कुल स्किल दिया होता तो वो डिग्री लेके क्यों नौकरी तलाश कर, नौकरियां कहाँ से आएंगी? नहीं है। वो अपनी इंडस्ट्री लगाता ना, अगर उसको स्किल दिया होता जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे ये 10 लाख घर या 50 लाख आबादी नहीं है, ये 50 लाख बिजनेसमैन हैं। सब बहुत यूनिक किस्म का आपका आइडिया है माशाल्लाह, जो मैं सुन रहा हूँ, मैं खुद सुन के बहुत मैं एनर्जी फील कर रहा हूँ अपने अंदर। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपका जो रियल स्टेट का मॉडल है, जो आप घर बना के लोगों को दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप उनको प्रॉपर एक बिजनेस करना सिखा रहे हैं, और उनको ना सिर्फ बिजनेस सिखा रहे हैं बल्कि आप उनको ग्लोबल इकोनॉमिक्स में लेके जा रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस से इंटीग्रेट करने जा रहे हैं आप उसको। जी जी, तो ये तो बड़ी बहुत बड़ा कैनवस मेरे ख्याल में डेवलप होने जा रहा है। देखिए ये इतना बड़ा काम होने जा रहा है जो इस दुनिया में, इस कुर्रे अर्ज पे हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ। ये इतना बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, हमारे सामने इसराइल का मॉडल है, हमारे सामने चाइना का मॉडल है कि किस तरह एक निकम्मी कौम को माओ ज़ेडुंग ने काम पे लगाया, गांव में बन के ठीक है, वहाँ पे वो बन रहे होते हैं, बना रहे चीज़ें बना रहे। मॉडल्स हैं हमारे पास इस वक्त मुख्तलिफ, लेकिन इन सब को स्टडी करके मैंने एक ऐसा विजन बनाया कि ये एक तरह का कैडेट कॉलेज बना दो, एक सोसाइटी कैडेट कॉलेज टाइप, जिसमें सारा कंट्रोल आपके पास हो। सही है। हम सुबह भी मॉनिटर कर रहे हैं हर शख्स की, शामें भी मॉनिटर कर रहे हैं, रातें भी मॉनिटर कर रहे हैं, हर तरफ बेहतरीन विजिलेंस का सिस्टम है, सिक्योरिटी कैमराज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। फिर जो इमोरल एक्ट में इन्वॉल्व होता है, जो ड्रग्स पे इन्वॉल्व होता है, हमारी मैक्सिमम सज़ा ये है कि सिटी से निकाल दो, सही है, अलॉटमेंट कैंसिल करके सिटी से निकाल दो। ये सबसे बड़ी सज़ा है। मैं हाल इससे बड़ी सज़ा मैं दे नहीं सकता, ज़ाहिर है मैं अदालत तो नहीं हूँ, मैं कोर्ट तो नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ नहीं चल सके, आप वापस उसी निज़ाम में चले जाओ जहाँ से आप आए हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये इस चार दीवारी के अंदर ये नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब 2025-26 में मेरा मॉडल मुकम्मल होगा तो आपको सबसे सिविलाइज्ड, सबसे तमीज़ वाले लोग, सबसे ग्रूम्ड लोग कमांडर सिटी में मिलेंगे। और ये शायद दुनिया की एक अजीब व गरीब सोसाइटी होगी जिसको लोग आके देखेंगे कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसी बस्ती है, हर कोई काम कर रहा है, हर कोई इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, एक दूसरे की इज्जत कर रहा है, प्यार मोहब्बत से रह रहा है। तो ये इंशाल्लाह होगा। सर माशाल्लाह, इतना बड़ा आपका विजन है, मैं अल्लाह आपको कामयाब करे अपने इस तमाम इरादों के अंदर। मुझे बताइए कि जब आप रियल स्टेट से वाबस्ता हुए और आप ये सब काम कर रहे थे, तो जो बाकी कन्वेंशनल साइड है बिल्डर्स की, जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स काम करते हैं, वहाँ से आपको कोई सपोर्ट मिली, या वो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते थे, या आप क्या चैलेंजेस क्या फील कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के साथ कि आम बंदा और बिल्डर के दरमियान में गैप क्या है? क्योंकि आप भी एक इन अ वे एक बिल्डर के स्टेटस पे तो हैं इस वक्त। देखिए सिर्फ बिल्डर नहीं, आप कोई भी बिज़नेस ले लें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, आप फ्रूट भी ख़रीदने जाएँ ना, आप उससे कि 1 किलो सेब डाल दो, वो 2 सड़े हुए ज़रूर डाल देगा। ऐसा ही, ठीक है, मैं हमेशा हाथ से उठा के ख़रीदता हूँ फ्रूट। पैसे तुम्हारी मर्जी के, लेकिन जी चुनूंगा जी, मैं खुद। क्योंकि अगर जहाँ मैंने नहीं उठाए और उसको कह दिए इतने 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 पैक कर दो, तो घर जाके बेगम कहती है क्या ले आए हो, ये देखो सड़े हुए, ये ऐसा ही, मतलब ईमानदारी की कमी है। ये सिर्फ फ्रूट वाला नहीं है, ये ओवरऑल एज अ नेशन पूरा मुआशरा जो हमारा करैक्टर है, क्योंकि करैक्टर बिल्डिंग नहीं हुई है तो हम लोगों में ईमानदारी की कमी है। अच्छा, ईमानदारी की कमी का फिर खुमियाजा कौम भुगतती है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ भी चले जाएं लोग आपको बेईमान के तौर पे, इवन मैं गल्फ़ में अक्सर जाता हूँ, मैं देखता हूँ हमारा चावल इंडियन ख़रीद के अपने नाम से वो बेच रहा है। हमारा बेस्ट चावल है बासमती जो है, लेकिन मैंने अब पूछा कि भाई ये मतलब एक वहाँ मुझे मिला कि मैं पाकिस्तानियों से ख़रीदता हूँ और अपने उसके साथ पैकिंग के साथ देता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो पाकिस्तानी चावल है। कि जी पाकिस्तानी चावल तो है, लेकिन पाकिस्तानी दयानतदार नहीं है ना, वो सैंपल कुछ दिखाते हैं देते कुछ हैं, तो उनसे वो लेता नहीं है। इंडियन पे वो एतबार करते हैं, तो हम चूँकि 2 नंबरी नहीं करते। देखें अब ये नेशनल करैक्टर, ये नेशनल करैक्टर देखें। तो अब ये है कि यहाँ चूँकि करैक्टर्स नहीं बने, तो अब बिल्डर्स में, मैं खुद एसोसिएशन का मेंबर हूँ, लेकिन हमें पता है कि बिल्डर्स ने बहुत सारे मसाइल किए हैं। ठीक है, टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर ना करना,
ठीक है, जब आपने कमिटमेंट की आप डिलीवर करें। जो मर्जी हो, मैं नहीं डिलीवर कर रहा आज, हालांकि मेरा तो इतना तजर्बा भी नहीं था। एक फौजी बंदा आके अगर प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े टाइम पे डिलीवर कर सकता है, बिल्कुल। कि मैंने 3 साल में एक वीरान जगह पे 50 मील दूर बस्ती आबाद कर दी, आज लोग वहाँ कंफर्टेबली रह रहे हैं। तो ये तो नीयत है ना, बिल्कुल, कि चूँकि नीयत थी तो हो गया, ठीक है। तो इन सबको नीयतों को सही करना पड़ेगा। मैं क्यों आज एक्सपो अपनी कर रहा हूँ, पहले मैं इन्हीं के साथ करता था एक्सपो, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, मुझे अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, मुझे विजन 2040 जब मैंने कौम को दिया है, तो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं दयानतदारी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डिलीवरी, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे फिर अपने मामलात खुद करने हैं, मुझे खुद अपने मामलात संभालने हैं, मुझे ट्रस्ट अपना एक अलग से बिल्ड करना है, जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह कि पीछे 2022 अभी गुजरा है। मोस्ट रिलायबल हाउसिंग स्कीम अवार्ड मुझे मिला, मोस्ट क्रेडिबल हाउसिंग स्कीम अवार्ड मुझे मिला, बेस्ट लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम अवार्ड मुझे मिला, एक्सीलेंस अवार्ड मुझे मिला, मतलब पता नहीं क्या क्या अवार्डों की लाइनें लग गई। कभी एक शख्स अच्छा काम कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करो, और वो फिर मेरे टेबल भर गए अवार्ड्स के साथ कि जब मैंने अच्छा काम किया, और लोगों में भी एक अच्छी रेपुटेशन इस वक्त बिल्ड हुई, और लोग कमांडर बिल्डर्स पे एतमाद करते हैं, वहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 सालों में जब से हमने ये काम शुरू किया है बिल्डर का, 2014 से शायद हमने प्रॉपर शुरू किया इसको, तो आज 8 साल हो गए हैं। लेकिन कोई हार्डली कोई केस होगा जो हमसे नाराज़ हुआ हो क्लाइंट। ये तो सर आपका है अपने क्लाइंट्स के साथ, लेकिन मुझे बताइए, मैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली हम ये सुनते हैं कि जब से पाकिस्तान बना है उससे लैंड रिफॉर्म्स जो कि हम उस तरह नहीं कर सके जिस तरह होनी चाहिए थी, और ज़मीन के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। ओपन लैंड की बात कर रहा हूँ। तो जब आप सोसाइटी के बिजनेस में गए, या जब प्रोजेक्ट के लिए कोई बिल्डर ज़मीन लेता है, तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि वो कवानीन की कमी है हमारे यहाँ, कोई रेगुलेशंस होने की ज़रूरत है, या ये क्या है इसके पीछे? देखिए, रेगुलेशन सारे मौजूद हैं, अगर कुछ कमी है तो वो नीयतों खुलूस से नीयत की कमी है। आप बेस पकड़ते हैं कि हाँ, तो मसाइल तो हैं, मसाइल तो हैं, लेकिन उसमें फिर हमने ज़ाहिर देखभाल के कदम उठाना है कि हमने देखना है हम उस प्रॉपर्टी में हाथ न डालें जो डिस्प्यूटेड हो, जहाँ पे मसाइल हों, ठीक है। हालांकि वो ज़मीनें आपको सस्ती मिलती हैं, जहाँ मसाइल होते हैं। फिर बहुत सारा है जिसको माफिया कहते हैं, लैंड माफिया, वो कब्ज़ा करके आपको जो है वो ज़मीनें दे देते हैं कि हम देख लेंगे, ठीक है, आप इस पे प्रोजेक्ट करें। तो उस तरह की किसी बातों में हम नहीं आते। NOCs हम सारे लेते हैं, जितने भी इदारे हैं उनसे हम NOCs लेते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं किसी इदारे को नाराज़ न किया जाए, उनके साथ मिल के चलते हैं, और कोशिश यही है कि लोगों को अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई मसला आ भी जाए तो हम क्लाइंट्स के साथ खड़े होते हैं, हम क्लाइंट्स के साथ खड़े होते हैं। एक ज़मीन में मसला आ गया था कमांडर हाइट्स, जब हमने फ़ेज़ 1 किया तो फ़ेज़ 2 में प्रॉब्लम आ गया कि पुराना कोई केस नैब का निकल आया। सही है, ठीक है, जिनसे एकदम से मसला आ गया, जिनसे ज़मीन ली थी उन पे कोई केस बन गया, ठीक है, तो प्रोजेक्ट रुक गया। अब जब प्रोजेक्ट रुक गया तो लोगों ने तो बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ था ना, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था, एकदम से कंस्ट्रक्शन शुरू होते ही प्रोजेक्ट रुक जाए अगर, तो मैंने फ़ौरन सारे क्लाइंट्स को एक मार्की में जमा किया, मैंने बुलाया, मैंने कहा टेंशन नहीं लें, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आपका पैसा इस तरह है जिस तरह बैंक में है, मेरे पास बाकी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको उनमें एडजस्ट भी कर सकता हूँ, मैं आपको पैसा वापस भी कर सकता हूँ। फिर हमने 2-3 साल जब देखा कि वो नहीं हो रहा तो किसी को मैंने 1.5 गुना पैसा वापस किया, किसी को डबल वापस किया, कुछ केसेस में ट्रिपल भी वापस किया, ट्रिपल द अमाउंट। ये इस चीज़ की मिसाल भी नहीं है मार्केट जी, में, नहीं होती इस तरह। बिल्डर तो मुंह फेर लेता है, वो कहते हैं बस केस हो गया, मैं क्या अब 20 साल बाद देखेंगे जब फैसला होगा, क्योंकि पैसा लिया हुआ है ना, उस पैसे को बिल्डर मल्टीप्लाई करता है, वो बदनीयती होती है, वो बदनीयती होती है। आप क्या समझते हैं कि जो एक आजकल बहुत आवाज़ उठ रही है कि जी एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जिस तरह से दुबई में या बाकी कंट्रीज़ में काम करती है, तो हमारे यहाँ आप इसकी नीड फील करते हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन आ जाए, बिल्डर की ज़िंदगी भी सुकून में आ जाए? देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ये होगा कभी नहीं ना, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मुल्क खुशहाली की तरफ चल पड़ेगा ना, फिर उस माफिया का क्या बनेगा जो इस मुल्क को रोक के खड़ा हुआ है, ठीक है।
क्योंकि देखें, अगर रियल इस्टेट में मसाइल ख़त्म हो गए, अगर यहाँ पे घर बनने शुरू हो गए, अगर आबादियाँ बननी शुरू हो गई, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, देखें 70 एलाइड इंडस्ट्रीज वाबस्ता है कंस्ट्रक्शन से, 70, ठीक है। तो आप देखें मुल्क ये कहाँ चला जाएगा। ये 50 लाख घर बन जाते तो आज शायद हम दुनिया की 5-10 मुल्कों में टॉप के हो जाते, रिच कंट्रीज में, अगर ये 5 साल में 50 लाख घर बन जाते। ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक है। 1 करोड़ से ज़्यादा घरों की शॉर्टेज है। बिल्कुल। तो घर तो बनने ही बनने हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी अच्छा काम इस मुल्क में जब आप करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका जो हर्डल होता है वो मुल्क दुश्मन, बिल्कुल, जो भी हैं, चाहे वो देखें मुल्क दुश्मन, आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया या अमेरिका या कोई और मुल्क, ठीक है। मुल्क दुश्मन वो नहीं, मुल्क दुश्मन सबसे ज़्यादा हमारे अंदर है, अंदर बैठे हमारे इदारे। कोई भी शख्स जो हुकूमती सीट पर बैठा है और ज़ाती मफाद के लिए काम कर रहा है, वो मुल्क दुश्मन है। मैं उसको मुल्क दुश्मन कहता हूँ। बहुत आसान डेफिनेशन है कि हुकूमती सीट पे बैठ के ज़ाती मफाद के लिए काम करना, ठीक है, वो मुल्क दुश्मन है। अब सदर में हम जाते हैं, बेज़ाब्तगी नज़र आती है, इधर रेडी उधर फुटपाथ, इधर, ये सब क्यों है? क्योंकि वहाँ एक मुल्क दुश्मन एक थाने में बैठा है जो डेली करोड़ों रुपए बटोर रहा है उनसे। उस मुल्क दुश्मन की जगह मुहब्बे वतन एक SHO ले आए सदर में, आप देखें सारा निज़ाम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन वो मुहब्बे वतन कहाँ से आए? उसकी तो कमी है, ठीक है। आपको तो हर इदारे में मुल्क दुश्मन ज़्यादा नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये विजन भी अब आगे चूँकि बढ़ना शुरू हो गया, तो अब मैं फील कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता हैं कि ये जो रेजिस्टेंस भी आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब रब साथ हो जाता है तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। और अभी तक जितने भी इदारों से हमारे अगर कुछ मतलब इख्तलाफात आए भी हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको रिज़ॉल्व कर लिया, और रब ने कुछ ना कुछ करम ऐसा किया है कि हमारी चीज़ें रुकी नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बढ़ती रहेंगी जब तक हम लिल्लज़ीन आसर हो, मतलब भलाई करेंगे, जब तक हम भलाई कर रहे हैं, जब तक हम अच्छा कर रहे हैं दूसरों के लिए। क्योंकि कमाल सिटी में कहीं प्रॉफिट मैंने अपने लिए नहीं रखा, अपनी ज़ात के लिए नहीं रखा। मेरे अपने शहर के प्रोजेक्ट हैं, वहाँ से मेरा घर चल रहा है, मेरी अपनी पेंशन है, मुझे गवर्नमेंट ने घर दे दिया, मुझे और सहूलतें हैं, मेडिकल फ्री किया हुआ है सारा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं पैसे के पीछे भागूं, ना मुझे इतना पैसा चाहिए। मैंने कब्रिस्तान सिटी में बना ली, अपनी जो कब्र है 1 नंबर वो भी मुख्तस कर ली है, वहीं मैंने दफन होना है, मुझे पता है, ठीक है। तो फिर क्या, अब उम्र भी ऐसी नहीं है, ज़ाहिर है 60 के करीब पहुंचने वाले हैं, आगे कितना जिएंगे, ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि अगर 2040 तक भी रब ने ज़िंदा रख दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कि अब हमारी जाने की बारी है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाएं कि ये मुल्क खुशहाल हो जाए, ये कौम दुनिया में सुरखरू हो जाए। तो जो रोल मैं प्ले कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, और जो लोगों को मैं ला रहा हूँ कमांडर सिटी में, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, वो मिल के एक ऐसी स्ट्रेंथ में उनको बना रहा हूँ जिसको कोई मुसख्खर ना कर सके, और ये दुनिया पे हुक्मरानी करें 2040 तक इंशाल्लाह। सर ये बताइए कि M9 के ऊपर आपका प्रोजेक्ट है ये कमांडर सिटी का, M9 का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? अभी वहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, मलिर एक्सप्रेस वे बन जाती है, M6 आ रही है जो सखत से आ रही है, तो ये बहुत डिस्टेंस भी सिमट रहा है और शहर भी आपस में कनेक्ट हो रहा है। तो इसको आप अगले 5-10 साल में कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त काम हो रहे हैं, और उसकी वजह भी यही है कि मलिर एक्सप्रेस वे इसी साल मुकम्मल होना है, जिससे फ़ेज़ 8 ने जुड़ जाना है M9 के साथ। अब ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि M9 को मोटरवे हम नहीं बना सके आज तक। बिल्कुल, उसकी वजह ये थी कि असल तो ये सुपर हाईवे था ना, अब इसकी साइडों पे सर्विस रोड थे, बनने चाहिए थे जी, ताकि जो बिजनेसेस इसके ऊपर हैं या हाउसिंग स्कीम्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं जी। अब हमने सर्विस रोड बनाए नहीं और उसको पैक कर दिया, ठीक है। तो आज हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई सर्विस रोड है नहीं, आप आगे बाड़ लगाए जा रहे हो हर किसी के आगे, तो ये लोग किधर जाएंगे, ये आबादियाँ, ये सोसाइटियाँ, ये किधर जाएंगी? और इंटरचेंज उसका कोई जवाब हमें नहीं देते, ठीक है। इंटरचेंज दूर भी है तो एक रिस्पेक्टेबल सर्विस रोड तो होना चाहिए, और स्पेशली मानसून में जब बारिशें होती हैं बिल्कुल, तो इनका जो टूटा फूटा सर्विस रोड है ये आधा डूब जाता है। अब जब ये डूब गया, अब आप कैसे मोटरवे पे आओगे?
तो इस वक्त हमारा भी उनके साथ बड़े मतलब ये मसाइल चल रहे हैं, जो इदारे हैं गवर्नमेंट के उनके साथ, कि आप हमें सर्विस रोड दो। वो सर्विस रोड वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी है। अगर प्रॉपर सर्विस रोड बना दें तो मेरा ख्याल है कि इतनी ज़्यादा ये ज़मीनें हैं कराची हैदराबाद के बीच में कि इधर बहुत बड़ी बड़ी बस्तियाँ बस जाएंगी, और ये जो लोड है शहरों पे, जो सैचुरेशन है, ये ख़त्म हो जाएगी। और शहरों में अब रीच में रहे भी नहीं है घर। जी हाँ, इतने महंगे हो गए हैं। कम से कम आप जब शहर से बाहर निकलते हैं आपको सस्ते घर लो लो कॉस्ट कॉस्ट मिल हाउसिंग जाते में आप आ हैं। एक जाएंगे। मिडिल लोअर मिडिल क्लास आराम से उन सोसाइटीज़ में मूव कर सकता है। लेकिन वहाँ जो गवर्नमेंट इदारों का काम है वो नहीं कर रहे वो हैं। नहीं कर रहे। पानी, बिजली, गैस, ये गवर्नमेंट का काम है। रोड, सर्विस रोड, ये सब गवर्नमेंट ने देने हैं। इसके चार्जेस भी लेती है गवर्नमेंट, बिल्डर से भी लेती लेती है, चार्जेस लेती है। आपके हर एनओसी के NOC पे आप charges। अच्छे खासे पैसे जमा करवाते हो जब आपके अप्रूवल्स होते हैं। ODCs जो होते लेकिन हैं, जी, लेकिन अफसोस है कि वहाँ पे इतना कॉपरेट गवर्नमेंट इदारे ना कॉपरेट कर रहे हैं, ना अपना काम कर रहे हैं। हम हालांकि गवर्नमेंट इदारों ने तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करना है ना। बात वही आ जाती है जो मुल्क दुश्मन, मैंने जो मिसाल आपको दी है कि ज़ाती इंटरेस्ट ज़्यादा है लोगों के और पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन सर मैं समझता हूँ कराची की जो आवाम है उन्हें एटलीस्ट ये चीज़ बिल्कुल वाजे है कि जो इस वक्त फ्यूचर है, जो डेवलपमेंट है, वो सिर्फ M9 की तरफ ही है। क्योंकि मतलब अब एरिया, अब कराची सराउंडिंग तो कुछ और बची नहीं है, तो आप सब लोग जो है वो इस तरफ ही जाएंगे, तो एक न्यू कराची डेवलप होने जाएगा। बिल्कुल M9 बिल्कुल के ऊपर। होगा। और न्यू कराची नहीं बल्कि कराची की तरह के कई शहर वहाँ पे बसने चले हैं। और अल्लाह करे कि ये थोड़ी सी गवर्नमेंट इदारों को अल्लाह इनको थोड़ी सी रहम इनके अंदर पैदा करे कि ये अगर इंसानियत के लिए काम करना शुरू कर दें। अब आप यूरोप में चले जाए, आपने बिजली का कनेक्शन अप्लाई करना, बिल्कुल एक फिक्स टाइम है, इदारे ने चल के आपके दरवाजे पे आना है और आपको कनेक्शन देना है, वरना वो इदारा ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। वरना वो इदारा ख़त्म हो जाएगा अगर उसने आपको नहीं दिया, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है। यहाँ आप उनकी मिन्नतें करते रहे इदारों की, जाके पांव पड़ जाएं उनके, लेकिन वो टस से मस नहीं होंगे जब तक आप कोई थैला भारी उठा के उनके कदमों में नहीं डालेंगे। तो ये निज़ाम जो है, सही बात है, ये बिगड़ा हुआ निज़ाम है, हम इसको किसी ने सही करना है तो ये मुल्क जन्नत बन जाए। अल्लाह करे सब कोई ऐसा शख्स आए जो इस पूरे निज़ाम को बदलने की देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, वरना फिर हम सब ने सहना है और कोशिश करनी है कि अपनी चारदीवारी के अंदर आप अपना कोई ऐसा निज़ाम रखें जिससे लोगों को कंफर्ट मिले इंशाल्लाह। सब मुझे बताइए कि अभी आप के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आप लोग प्लॉटिंग दे रहे हैं या आप कंस्ट्रक्टेड हाउसेज और अपार्टमेंट्स पे साथ दे रहे हैं? हम कंस्ट्रक्टेड ज़्यादा दे रहे हैं। हमने 20% प्लॉट्स रखे हैं, 80% हम कंस्ट्रक्टेड दे रहे हैं, इसलिए कि लोगों को घर चाहिए। प्लॉट लेके लोग छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो प्रोजेक्ट कई साल आबाद नहीं होते जहाँ प्लॉट होते हैं। आज DHA सिटी की मिसाल ले लें, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले लेते हैं, अब घर कौन बनाए वहाँ जाके। फेज़ 8 अभी तक देख ले, घर वहाँ नहीं बन सके। तो जो भी प्लॉट्स की स्कीम होती है वो स्लो डेवलप होती है। बिल्कुल सही। घरों की स्कीम फौरी डेवलप होती है, क्योंकि आपने किसी को घर दे दिया, अब या तो वो रहेगा या किराए पे देगा। ये नहीं है ताला लगा के वो 20 साल छोड़ देगा कि नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, या उसको बेचेगा फ़ौरन, किसी और कोई और आके रहेगा। तो वहाँ पे एकदम से जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो जहाँ भी आबादी आती है इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारे सिटी में हो रहा है कि हम 80% कंस्ट्रक्टेड हाउसेस दे रहे हैं ताकि लोग वहाँ रहें और हम उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बहुत अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लास्ट 2 इयर्स के अंदर हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो ये चीज़ आपकी फिजिबिलिटी पे हिट नहीं करती किसी बिल्डर की? अगर कोई घर बेचता है बना के तो उसकी 2-3 साल के अंदर क्या होने वाला है वो हमें नहीं अंदाज़ा। देखिए, ये चीज़ मुझे अफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि जब मैंने अपना विजन बनाया तो उसके अंदर इस चीज़ को कैटर किया। मुझे पता था कि इस मुल्क का कुछ नहीं पता, ठीक है, कि साल में क्या हो जाए, 6 महीने में क्या हो जाए। अब डॉलर का हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाएगा, कोई कह रहा है श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपना निज़ाम इस तरह से बनाया कि मुझे इसका कोई अफेक्ट ना हो। तो उसमें हम स्पेशल और रेगुलर 2 पैकेज लेके आए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 100 घर बनाने हैं, ठीक है, अब 100 घर में हम ये करते हैं कि 50 को स्पेशल कहते हैं, 50 को रेगुलर कहते हैं। अच्छा, स्पेशल क्या है? बहुत सस्ता, इंतहाई सस्ता। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि 34 लाख में आज हम बंगला दे रहे हैं। 34 लाख में आज हम दे रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड तैयार। आप 34 लाख दें हमें, 3.5 साल में हम आपको बंगला। 120 गज का है? नहीं, 80 गज मैं मिसाल दे रहा हूं। ठीक है,
अच्छा 34 में प्लॉट भी है, डेवलपमेंट भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। ओके, तो इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। ठीक है। ठीक है, लेकिन हम उसको पॉसिबल कैसे कह रहे हैं? हमने 34 लाख ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि जो दूसरे 50 स्पेशल हैं, इनसे 50 से पैसे लेके 50 घर बना देते हैं, लेकिन इनको नहीं, उनको हम कहते हैं रेगुलर। ओके, रेगुलर देते हैं हम जो आज की कॉस्ट है। ठीक है। अगर डॉलर महंगा हो गया, घर महंगा हो, ओके जी, आज की कॉस्ट पे लें, इस वक्त हम 54 लाख का दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पैसे आप 40 महीनों में दें। 40 मंथ स्कीम कहते हैं। ये लें घर की चाबी, 40 महीनों में पैसे लें। जब वहाँ से पैसे आने शुरू होते हैं तो पहले का घर, तो वो जो हमारा रेगुलर है वो कंट्रोल हम अपने पास रखते हैं, ताकि उसको हम प्राइस को ऊपर नीचे कर सकें इन्फ्लेशन के मुताबिक। पहले को हम नहीं छेड़ सकते, दूसरे को हम छेड़ सकते हैं। तो ये जो वन हेल्पिंग अदर वाला जो सिस्टम है, इससे हम अभी तक स्टेबल चल रहे हैं। 4 साल होने वाले, हम स्टेबल चल रहे हैं, और किसी भी ये इन्फ्लेशन ने या महंगाई ने हमें अफेक्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अफेक्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम जो हम सिटी में लेके आए हैं, स्पेशल और रेगुलर वाला। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका ये मॉडल है। मुझे बताइए कि अब आप एक एक्सपो करवाने जा रहे हैं फिर दोबारा इस साल के अंदर, पहली एक्सपो प्रॉपर्टी की रियल एस्टेट के अंदर। इस वक्त चूँकि हालात पाकिस्तान के भी थोड़े इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी ख़राब है, तो लेकिन रियल एस्टेट के ऊपर जो हम समझते हैं कि इससे अच्छी कोई ऑप्शन है नहीं, लोगों के पास नीड भी है इसके बारे में। तो ये आपका क्या प्लान है इस एक्सपो को लेके? 2023 की पहली एक्सपो होने जा रही है कराची के अंदर रियल एस्टेट की, जो आप करवा रहे हैं प्रॉपर्टी की। जी जी, देखिए इस वक्त जो टाइम है वो तो बहुत, मतलब इसको कह लें कि बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अच्छा टाइम नहीं है। ठीक है, इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आउट ऑफ रीच हो गए हैं घर ख़रीदना बहुत बड़ी आबादी के लिए। लेकिन हमारी एक्सपो का सबसे जो स्पेशल चीज़ है वो ये है कि हम बग़ैर किसी प्रॉफिट के सिर्फ 22 लाख में अपार्टमेंट और 34 लाख में बंगला ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि रीच में आ जाता है मिडिल क्लास के भी और लोअर मिडिल क्लास के भी। और वो भी हमने किस्तों पे किया है कि अगर आप 20,000 रुपये महीना दे सकते हैं तो हम आपको आपके घर का मालिक बना दें। सही, मतलब जो 22 लाख पे अपार्टमेंट है वो हम 12 लाख में चाबी और 10 लाख लोन कर रहे हैं, जिसकी किस्त 10,000 रुपये महीना है, ईजी होम फाइनेंस। ठीक है। अगर कोई शख्स 12 लाख 4 साल में दे सकता है तो उसको घर मिल जाएगा, 20,000 रुपये महीना तकरीबन वो देगा हमें। ठीक है, तो हम आसानियाँ दे रहे हैं, हम इस एक्सपो में आसानियाँ दे रहे हैं। और जो जो ख्वाब आपके रीच से बाहर चला गया कि शायद अब ये मैं कभी घर न ले सकूं, हम उसको मुमकिन बना रहे हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये एक्सपो कामयाब होगा, कि हमने कीमतें बहुत कम रखी हैं इसमें, फिर हम बहुत बड़ा कमर्शियल लेके आ रहे हैं, कमांडर कमर्शियल्स के नाम से, जो दुनिया का छठा बड़ा और साउथ एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है। 15,000 शॉप्स है इसके अंदर, और ये 15,000 शॉप्स हैं, और ये है न्यू जूड़िया बाज़ार, जो लोगों को सुकून देगा। कराची हैदराबाद की आबादी जब जूड़िया बाज़ार से जाके शॉपिंग करेगी कमांडर कमर्शियल से, तो 20,000 की चीज़ें वो 12,000 में लेंगे। सर ये वही जोड़िया बाजार है जो कराची को उसको मूव करवाएंगे या नया डेवलप होगा? ऑल्टरनेट। अच्छा, ऑल्टरनेट। वहीं जो ट्रेडर्स बैठे हैं वो यहाँ भी शॉप्स ले लेंगे, लेकिन उस जूड़िया बाज़ार में आम आदमी नहीं जा सकता। सही है। पार्किंग कहाँ है, फैमिली कैसे मूव करेगी? ये सेंट्रली एयर कंडीशन टावर्स हैं, जिसके अंदर प्रॉपर पार्किंग, प्रॉपर फूड एरिया, प्रॉपर रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट एरियाज, बच्चों के प्ले एरियाज, एक बेहतरीन मॉल, और है होलसेल कि आप वहाँ से 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिलेगी। ठीक है, जो जूड़िया बाज़ार में हम जाके देखते हैं कि 40%, 60%, 50% डिस्काउंट पे चीज़ें मिलती हैं, वो आम पब्लिक की रीच में आ जाएगा। तो इस महंगाई के दौर में मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा रिलीफ फराहम करने चला है ये जूड़िया बाज़ार। तो दुकान कितने की दे रहे हैं एक्सपो में हम? 20 लाख की। सर 20 लाख रुपये में जूड़िया बाज़ार की आप शॉप दे रहे हैं, बहुत अच्छी ऑफ़र है। इस दफ़ा देखते हैं एक्सपो में माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस इस पे आपको मिलेगा। मुझे बताइए कि जो आपके साथ अगर कोई बिजनेसमैन आपके साथ मिलना चाहे या कोई एज अ इन्वेस्टर आपके साथ लोग आना चाहें, उनके पास भी आपके पास कोई ऑप्शन है? देखिए, इन्वेस्टर पास आते हैं बहुत सारे और उनको बहुत फ़ायदे हुए। इन्वेस्टर को फ़ायदे इसलिए होते हैं कि यहाँ पे एक तो बदनीयती नहीं है, जो प्रोजेक्ट हम लाते हैं उसने होना होता है,
ये नहीं है कि उसमें हर्डल्स आ गई और उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि हम उस तरह की चीज़ों में हाथ नहीं डालते जहाँ मसाइल हों। अब जहाँ प्रोजेक्ट ने होना होता है, जहाँ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जहाँ डेवलपमेंट हो रही होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्वेस्टर को होता है। सही। ठीक है। और इन्वेस्टर भी वो जगह देख रहे होते हैं जहाँ ग्रोथ हो रही हो तेज़ी से, बिल्कुल। और जहाँ काम रुका हुआ हो जिस भी प्रोजेक्ट में, वहाँ आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ चूँकि हमारे सिटी में तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, तो इसमें इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इवन ये जो घर में हम 34 लाख में कह रहे हैं या शॉप 20 लाख में, ये शायद करोड़ों में भी ना मिले आज से 3 साल बाद। सही। ठीक है। क्योंकि ये जो मॉल है या ये इंतहाई मॉडर्न जो है, ये कमर्शियल्स का कॉन्सेप्ट है, और जो बिल्डिंगें हैं वो भी सिंगापुर डिज़ाइन है, वहाँ पे इस तरह की बिल्डिंगें होती हैं, तो इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई कंफर्टेबल। ये तो वहाँ 20 लाख तो कुछ भी नहीं है, ये तो शायद एक दिन की कमाई बहुत सारे लोग जो जुड़िया बाज़ार में बैठे हैं वो दिनों में 20-20 लाख का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए इतना जो है वो बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन चूँकि हम लिल्लाजीन आसनों पे चलते हैं, तो फर्स्ट 500 यूनिट्स हमने इंतहाई लो कॉस्ट रखे हैं, जो इन्वेस्टर्स भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। उसी तरह घर ले सकते हैं हमारे स्पेशल पैकेज में कोई भी चीज़ अगर आप हमारे सिटी में लेंगे, चाहे वो प्लॉट है, चाहे वो घर है, चाहे वो दुकान है, वो आपको इन एनी केस फ़ायदा देगी, क्योंकि स्पेशल पैकेज बड़े लिमिटेड टाइम के लिए होता है, उसके बाद उतने पैसों में कुछ नहीं मिलना होता। तो इसलिए इन्वेस्टर्स अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा भी हो रहा है। ज़बरदस्त। सर, हम बात कर रहे हैं कमांडर बिल्डर्स के ऑनर जाकिर साहब से। इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है शो के अंदर, मुझे खुद बहुत लर्निंग मिल रही है, बहुत मोटिवेशन मिल रही है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी खबरें हमें रोज़ ऐसी सुनने को मिलती हैं कि आप उनसे डिमोटिवेट हो जाते हैं उन खबरों से। तो सर, आपकी पॉजिटिविटी का शुक्रिया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। मुझे आखिर में से ये बताइए कि जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं कि वो किस तरह से इस इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट सेक्टर को, या आप जो आपका विजन है, जो मिशन है, इस तरह से वो अपना पार्ट किस तरह से अदा कर सकते हैं? अगर वो कराची में या आपके साथ लिंक नहीं है और वो मुल्तान बैठे हुए हैं या सक्खर बैठा हुआ आदमी, वो किस तरह से अपनी कैपेसिटी के अंदर ये काम कर सकता है? देखिए, यंगस्टर्स के लिए सबसे पहले तो अभी एक सॉन्ग मैंने लॉन्च किया है जो मैंने खुद लिखा है और शहजाद रॉय ने उसको गाया है। ज़बरदस्त। कि बहुत हम सो लिए जागो कि अब एक काम करना है, हमें मिलकर वतन में इस जहां का नाम करना है। ज़बरदस्त। ठीक है। वाह। तो हमें इस जहां का नाम दुनिया में करना है, हमें मिलकर दुनिया में इस वतन का नाम करना है, और वो हम उसी सूरत में कर सकते हैं कि हम सही लाइंस पे आगे बढ़ें। ठीक है। ऑनेस्टी के साथ, दयानतदारी के साथ, जो 3 चीज़ें हमेशा मैं यूथ को बताता हूँ कि अगर इन 3 चीज़ों को आप अपना लोगे तो कोई वजह नहीं है कि आप आगे ना बढ़ो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ। ठीक है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग विल, एक मजबूत इरादा। ठीक है। एक मजबूत इरादा कि आई विल डू इट, आई कैन डू इट। वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का बिजनेस बुरा नहीं होता। ये सिर्फ हमारे ये 3 चीज़ें होती हैं जिसमें किसी एक की कमी हमें दबो देती है। ठीक है। एक तो मजबूत इरादा, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है। दूसरा हार्ड वर्क। सही। डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अगर वो नहीं है, अगर आप दोपहर को 2 बजे सो के उठ रहे हैं तो आप कैसे करो, इरादा जितना मजबूत हो आप नहीं बड़े गोल्स अचीव कर सकते। और तीसरा एथिक्स, सही। ईमानदारी, वैल्यूज़। ठीक है। हाँ, कि एक दूसरे को इज्जत दें। देखिए, बिजनेस में अगर एथिक्स नहीं है तो वो जंगल का कानून है। जिस तरह मैंने सेब वाले की मिसाल दी कि अगर उसने 2 सड़े, वो 1 सेब ज़्यादा भी तो दे सकता था ना। अगर वो लिल्लाजीन आसानू करे और 1 किलो सेब तोल के 1 ज़्यादा रख दे तो फिर देखें कितनी बरकत आती है बिजनेस पे। वो बिजनेस रुक ही नहीं सकता जहाँ किलो के बजाय 1.25 किलो कोई सेब दे रहा हो, पैसे किलो के लिए। हाँ, कैलकुलेशन में ज़रूर उसको नुकसान होगा, लेकिन जो रब का फार्मूला है उस पर कभी नुकसान नहीं होगा। तो बिजनेस एथिक्स के साथ चलता है। बिजनेस पे रब को पार्टनर बनाना होता है, दूसरों का ख्याल रखना होता है, दूसरों का भला करना होता है। अगर आप भलाई को जहन में रख के बिजनेस करेंगे कोई भी, कि मुझे भला करना है लोगों का, जैसे मैंने कमांडर सिटी लेके आया हूँ, तो फिर आपको प्रॉफिट लोग नहीं देते, आपको प्रॉफिट रब देता है। और जब रब प्रॉफिट देता है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, जो मज़े में ले रहा हूँ।
उसका नशा ही कुछ और होता है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है, फिर यू फील एलिवेटेड, फिर आपसे आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी और का। तो ये मेरा यूथ को है मैसेज माशाल्लाह, कि इन बहुत तीन बहुत चीज़ों को, इन तीन चीज़ों को मजबूती से रखें। थामे रखें, तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और मेरे पास आएँ, विजन 2040 में मुझे ज्वाइन करें, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है, और अगर मिलती भी है तो हमने उनको इनकैश नहीं की। करते, बिल्कुल। ठीक है। तो मैं अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आपके बगैर इन्वेस्टमेंट के आपको करोड़पति बना रहा हूँ। तो आएँ, मेरे विजन को ज्वाइन करें, मेरे साथ आएँ और काम करें, मिल के इस मुल्क को बदलते हैं। बिल्कुल सर, जो सुनने वाले हजरात हैं प्लीज़ आप रब्ता कीजिएगा, एक्सपो में आइएगा सर। आपकी एक्सपो 20-21-22 जनवरी एक्सपो सेंटर कराची में एक्सपो हो रही है, सिटी एक्सपो के नाम से, आप भी उसमें आइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियो में। हमने आपसे बहुत आपने ज़बरदस्त बातें की हैं, बहुत आपने मोटिवेट किया है, बहुत अच्छी आपकी सोच है। अल्लाह को कामयाब करे अपने तमाम मकासद के अंदर। और जो आखिरी बात आपने की है कि जो हम बिज़नेस करते हैं अल्लाह से, वहाँ जो आपका पीनल बनता है, जो प्रॉफिट वहाँ बनता है, वो बिल्कुल नेट प्रॉफिट की शक्ल में आपको मिलता है, दुनियावी प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा होता है। दुआ में याद रखिएगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ आप कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।